Welcome everybody to this new lecture of our paper Solid State Physics. And in our previous lecture, we were discussing about the reciprocal lattice. Okay, this is my reciprocal lattice, and this reciprocal lattice is a lattice which is can be obtained from a direct lattice in a specified way. ओके एंड इसके साथ साथ हम जो कल बात कर रहे थे वो ये था कि किस तरह से हम एक डायरेक्ट लैटिस से एक रेसिप्रोकल लैटिस को प्राप्त कर सकते हैं, एक डायरेक्ट लैटिस से किसी रेसिप्रोकल लैटिस को प्राप्त कर सकते हैं। और रेसिप्रोकल लैटिस को प्राप्त करने के लिए मेथड आपको बताया था कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन फिक्स कीजिए और उस आर्बिट्रेरी ओरिजिन से जो सेट ऑफ पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं, जैसे एक सेट ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट साइड वाला और ये लेफ्ट साइड वाला, तो इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, उस नॉर्मल के एंड में एक पॉइंट को मार्क कीजिए और इस नॉर्मल की जो लेंथ हो वो इस तरह से हो कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है इस सेट ऑफ प्लेन के बीच में, इस नॉर्मल की लेंथ एग्जैक्ट रेसिप्रोकल हो इस इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। तो इस तरह से इस सेट ऑफ प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ से एक पॉइंट मिला, फिर इस सेट ऑफ प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ एक पॉइंट मिला। तो इसी तरह से इस तरह के हमें बहुत सारे लैटिस पॉइंट मिलते हैं और ये लैटिस पॉइंट रेसिप्रोकल स्पेस में लैटिस पॉइंट है। इस स्पेस को हम के स्पेस या फूरियर स्पेस इस तरह के वर्ड्स भी यूज करते हैं रेसिप्रोकल स्पेस के लिए। यानी रेसिप्रोकल स्पेस में को हम फूरियर स्पेस या फिर हम के स्पेस, के इज द वेव वेक्टर, उससे भी हम जानते हैं। तो यहाँ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने डिस्कस किए थे कि जैसे हम कोई लेंथ, अगर हम कोई वेक्टर ड्रॉ करें, ये वेक्टर बी था मेरे पास, इसकी लेंथ यहाँ से इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बराबर थी मान लीजिए, और ये यहाँ एक वेक्टर ए था जो इस तरह से ड्रॉ किया गया था। तो रेसिप्रोकल लैटिस में जब आप इन वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट अपोजिट सिचुएशन इसके आगे, क्योंकि यहाँ जो लेंथ है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, वो रेसिप्रोकल हो जाती है। इसी तरह से कोई स्क्वायर लैटिस अगर आप कंसीडर करें डायरेक्ट लैटिस में और उसका उसी स्क्वायर लैटिस का एरिया आपने यहाँ समहाउ फाइंड किया है तो एग्जैक्टली रिवर्स यहाँ एरिया आएगा। तो इस तरह से हम एक रेसिप्रोकल लैटिस को प्राप्त कर लेते हैं। और बेनिफिट आपको बताया गया था कि इतने सारे जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस और डिफरेंट इंटरप्लेनर स्पेसिंग के जो ये हमारे पास इतने सारे नंबर ऑफ प्लेन्स हैं, इनके साथ डील करने से हम बच जाते हैं और केवल हमें इन पॉइंट्स के साथ डील करनी पड़ती है। इसी तरह पॉइंट्स के साथ हम डील करते आ रहे थे। क्रिस्टल लैटिस हमने डायरेक्ट लैटिस में हम स्टडी करते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस के साथ तो हम डील करते ऑलरेडी आ ही रहे थे। तो इसी तरह का एक दूसरा पैटर्न मुझे मिला, लेकिन यहाँ जो एक भी लैटिस पॉइंट है रेसिप्रोकल लैटिस में, ये रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है एक सेट ऑफ प्लेन्स का। सेट ऑफ प्लेन्स का ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है सेट ऑफ प्लेन्स का, ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है सेट ऑफ प्लेन्स का, ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है। और ये सब जो रेसिप्रोकल लैटिस में पॉइंट्स हैं जिनको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, के स्पेस में, फूरियर स्पेस में, रेसिप्रोकल स्पेस में, तो ये सब के सब एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स का। ये रेसिप्रोकल लैटिस था और किस तरह से ड्रॉ किया गया ये भी आपको डिस्कस किया गया। अब हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स के बारे में। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स के बारे में फिगर के ऊपर कुछ देर में लौटेंगे। पहले हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स के बारे में कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स क्या हैं। ओके, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स, a reciprocal lattice vector sigma HKL is where HKL are Miller indices to that plane is defined as a vector. This reciprocal vector is denoted by sigma HKL and is defined as vector having magnitude equal to the reciprocal
vector having magnitude equal to the reciprocal of the interplanar spacing, that is DHKL. Reciprocal of DHKL is defined as reciprocal lattice. Its magnitude is reciprocal of the interplanar spacing. ये तो क्योंकि जब हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो हमें केवल मैग्नीट्यूड को डिफाइन नहीं करना होता, वहाँ हमें डायरेक्शन को भी डिफाइन करना पड़ता है, और डायरेक्शन को डिफाइन यहाँ भी हम करेंगे क्योंकि हमने यहाँ डिफाइन करना है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को। और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जिसको हम DHKL लिख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स के बीच इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जिनकी मिलर इंडिसेस HKL है। चूंकि मिलर इंडिसेस जो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं उनकी सेम रहती हैं, जैसे मेरे पास ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, ये राइट साइड वाला प्लेन है, ये लेफ्ट साइड वाला प्लेन है, इनकी मिलर इंडिसेस सेम होगी। या ये टॉप वाला प्लेन है, ये बॉटम वाला प्लेन है, इनकी भी मिलर इंडिसेस सेम होगी। या ये फ्रंट वाला प्लेन है, ये फ्रंट वाला प्लेन है, ये बैक वाला प्लेन है, इनकी भी मिलर इंडिसेस सेम रहेगी। यानी पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडिसेस, okay. So the magnitude of the reciprocal lattice sigma HKL is denoted by sigma HKL has magnitude equal to the reciprocal of the interplanar spacing, that is reciprocal of this DHKL, and direction coinciding with the normal to HKL planes. तो जब रेसिप्रोकल लैटिस बनाया होगा तो ये जो प्लेन्स होंगे नॉर्मल, इनके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया गया होगा, ये जो प्लेन्स हैं इनके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया गया होगा। तो ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो उन दो सेट ऑफ प्लेन्स के बीच में है उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ किया गया हो इस प्लेन के ऊपर, HKL प्लेन के ऊपर, ओके, उस डायरेक्शन में इस नॉर्मल की, इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो सिग्मा HKL इसको हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारे पास एक लैटिस वेक्टर है सिग्मा HKL, और अगर आपको और अच्छे से इसको देखना है तो आप कुछ इस तरह से भी आप इसे बना सकते हो, क्योंकि एक वेक्टर को डिफाइन करता है सिग्मा HKL, और ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ 1/DHKL, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस reciprocal lattice vector, and this is the unit vector and directed into the direction of normal to this plane HKL, okay, where n cap is the unit vector normal to the plane HKL planes, okay. In fact, a vector drawn from the origin to any point in the reciprocal lattice, remember this, in fact a vector drawn from the origin to any point in the reciprocal lattice is a reciprocal lattice vector, okay. Let vector A, vector B and vector C be the primitive translation vector to a direct lattice as shown in the figure. This is my figure. This is a simple cubic lattice, and this is origin O, this is the direction of x-axis, this is the direction of y-axis, and this is the direction of z-axis. The lattice vector defined into the direction of x-axis is vector A. The lattice vector defined into the direction of y-axis is vector B, and the lattice vector defined into the direction of z-axis is vector C. Okay, this is my plane, this is shaded plane is my plane 1 0 0, and this is also has same Miller indices as this plane because the parallel plane have same Miller indices. Okay, this is अपर, ये टॉप वाला जो प्लेन है इसका मिलर इंडिसेस होंगे 0 1 0, और ये जो फ्रंट वाला और बैक वाला प्लेन है इनकी मिलर इंडिसेस होगी 0 1 0 0 1। और इन चूंकि ये क्यूबिक लैटिस है तो
अभी क्योंकि हम कंसंट्रेट करेंगे केवल इन दो शेडिड प्लेन्स के ऊपर, तो इन दो शेडिड प्लेन के बीच की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो डी है। चूंकि एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है तो एज यूजुअल कि जो फ्रंट वाला और बैक वाला लैटिस प्लेन्स हैं वो भी उनके बीच भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी ही होगी, या फिर जो टॉप और बॉटम प्लेन्स हैं इनके बीच में भी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो डी है। चूंकि एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है, अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस की जगह कोई और लैटिस होता तो कंडीशन बदल जाती। ओके, तो इस तरह की कंडीशन है, और मैं केवल जो मेरा कंसंट्रेशन है इन शेडिड फेज के ऊपर है, इन शेडिड फेज के ऊपर है। ये राइट साइड वाला शेडिड फेज, ये लेफ्ट साइड वाला शेडिड फेज। दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ एक्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ वाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ axis of z. This shaded plane has Miller indices 1 0 0 as usual, because this plane has Miller indices 1 0 0, then as usual this shaded plane will also have the Miller indices 1 0 0. Okay, so this is all about this figure. Okay, so let vector A, vector B and vector C be the primitive translation vectors to the direct lattice as shown in the figure. Okay, ये जो वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C है ये डायरेक्ट लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं। ओके, ट्रांसलेशन सिमेट्री आपको याद है तो आपने स्टडी की है इस बेसिक्स जब हम स्टडी कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, तो वहाँ ट्रांसलेशन सिमेट्री आपने स्टडी की, तो वहीं से आता है हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर। तो यहाँ जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डायरेक्ट लैटिस के लिए ट्रांसलेशन वेक्टर है वो बी है, जो वाई एक्सिस में डायरेक्ट लैटिस के लिए ट्रांसलेशन वेक्टर है वो बी, ये ए है, ये बी है, और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रांसलेशन वेक्टर डायरेक्ट लैटिस के लिए वो वेक्टर सी है। ओके, अगेन फिगर शोज दैट टू पैरेलल शेडेड प्लेन्स, ये शेडेड प्लेन्स हैं दो, एक ये वाला शेडेड प्लेन है, एक ये वाला शेडेड प्लेन है। ओके, सो द फिगर शोज द टू शेडेड प्लेन्स सिंस दीज आर पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स, these are parallel atomic planes, these are parallel atomic planes, these two are parallel atomic planes, therefore should have सेम मिलर इंडिसेस। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एज फिगर शोज दैट प्लेन फॉर्म्ड बाय द वेक्टर बी एंड सी एंड इट्स हाइट इज, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स, इज इक्वल टू d1 0 0। ओके, दिस शेडेड प्लेन, दिस ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो अगर इस प्लेन का एरिया मुझे कंसीडर करना पड़े, इस प्लेन के एरिया को मैं कैलकुलेट करूं तो सीधा क्या होगा, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और वॉल्यूम अगर मैं इस सेल का निकालूं, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकालूं, तो ये एरिया इनटू इट्स हाइट, एंड हाइट इज डी, दिस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डी। ओके, सो फिगर शोज दैट, और ये जरूरी नहीं है कि आप केवल यही शेडेड प्लेन्स लें, आप अगर ये टॉप और बॉटम वाला लेते हैं तो इस समय ये टॉप फेज कंसीडर कर सकते हैं और ये बॉटम फेज कंसीडर कर सकते हैं। तो इस समय जो एरिया हो जाएगा, ये एरिया इस बॉटम फेज का हो जाएगा सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, और जो हाइट होगी वो फिर से इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी के बराबर होगी। ओके, अब आप ये जो फ्रंट फेस है और जो बैक फेस है इनको कंसीडर करते हैं, तो फिर वहाँ ए क्रॉस बी हो जाएगा प्लेन का एरिया और डी हो जाएगी उसकी हाइट। ओके, तो आप किसी भी एक प्लेन को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो शेडेड प्लेन है इनको मैंने कंसीडर किया है, चूंकि शेडेड प्लेन बना हुआ है वेक्टर बी और वेक्टर सी से फॉर्म हो रहा है, तो इस शेडेड प्लेन का जो एरिया होगा वो होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। और अगर इस यूनिट सेल का मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एरिया इंटू हाइट, तो हाइट होगी डी। सो द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज
V. V is the volume of the cell and is given by area of the or area of any face into height. Okay, volume equals to area into height. Then from this relation we can calculate the value of 1 over D110, because this plane, the Miller indices of this plane is 110. That's why the interplanar spacing or height of the cell is written in this form, D100. D100. Okay, and what is the reciprocal of this height, this D interplanar spacing for the plane 100 is 1 over D100 is equals to area over volume. Area over volume. So area is given by B cross C vector. This for the shaded plane, vector B cross vector C gives the area of this shaded plane, and this is the same area as of this shaded plane. So 1 over D100 gives the result that area over volume, and area is given by magnitude of vector B cross vector C over volume. Okay, in vector form it can be written as 1 over D100 n cap, because this interplanar spacing or this interplanar spacing is actually perpendicular to this plane. This distance is equal to this distance, and you can see that this distance is equals to D, and D is perpendicular to this area. That's why the direction is showing by n cap, which is the normal unit vector. So this equation in vector form can be written in this form: 1 over D110 is the magnitude and n cap is the direction. Okay, is equals to vector B cross vector C over volume. Okay, and what is this? 1 over D100 n cap. What is this? Look at this formula. 1 over D HKL n cap is equal to sigma HKL, because here we deduce the interplanar spacing or height for 100 plane. That's why this sigma for 100 plane is equal to this quantity, because vector sigma is HKL is equals to 1 over D HKL n cap, and 1 over D100 n cap gives you vector sigma 100. Okay, so the reciprocal lattice vector for this plane can be written in this form. Okay, so denoting the fundamental reciprocal lattice vectors by sigma 100, sigma 010 and sigma 001 by this A star vector, B star vector and C star vector respectively. We have A star vector is equals to sigma 100 for this plane is 1 over D 100 and n cap. This is the magnitude of this vector. This is the magnitude of this vector, and this is the direction. Okay, and can be written as B cross C over volume, and volume of the unit cell is given by A dot B cross C. This is the volume of the primitive cubic unit cells. And similarly we can obtain the vector B star vector. Okay, and what is B star vector? B star vector similarly calculated by this formula, because B star vector is for the plane sigma 010, this plane, this sigma 010, that is the top plane and the bottom plane. Okay, so for the top plane and the bottom plane,
the area of the plane is generated by vector C cross vector A. This vector C cross vector A, this vector and this vector, and this is the height, this is the normal to this plane. This normal is into the direction of y-axis. Okay, so y, this, the reciprocal lattice vector to this plane G0, 1, 0 is given by 1 over D 0, 1, 0. This is the magnitude of the reciprocal lattice vector for this plane, and this is the direction of that plane. Okay, and is given by C cross A over A dot B cross C. Similarly, we can calculate the C star vector, and is given by sigma 0, 0, 1, because this is my plane now, this sigma 0, 0, 1. Okay, and this is my back plane, this. So generated by vector A and vector B. So the area of the plane is A cross B, and this is the perpendicular. This direction is perpendicular to this plane. Okay, so the reciprocal lattice vector to this plane is sigma 0, 0, 1, and is given by 1 over D 0, 0, 1. This is the magnitude of this vector, and n cap, this is the normal direction of this vector, and is given by vector A cross B over A vector A dot B cross C vector. Okay, this is my equation number first. This is my equation first, which gives me the reciprocal lattice for different planes in a cubic lattice. Okay, and this is the journal lattice. These lattice by periodic structure, the above equation can be written in this form, that A star vector is 2 pi multiplied by this quantity B cross C over A dot B cross C, and similarly this B star vector is written in 2 pi by periodic arrangement or periodic structure, C cross A dot B cross C, C cross A dot B cross C, and similarly vector C star vector can be written as 2 pi vector A cross vector B A dot B cross C vector. This is my equation number 2. Okay, thus we can define the reciprocal lattice vector in this way for a direct lattice. Okay, so thus every crystal structure is associated with two important lattices. Thus every crystal structure is associated with two important lattices, the direct lattice and the reciprocal lattice. कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, वो दो लैटिसेस के साथ एसोसिएट रहता है, एक डायरेक्ट लैटिस के साथ और एक रेसिप्रोकल लैटिस के साथ। डायरेक्ट लैटिस तो आपने जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, जैसे हम क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है, कॉर्नर्स पे रहता है। तो एटम्स का अरेंजमेंट हमें पता लग गया तो हमें कह दे ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस भी एक डायरेक्ट लैटिस के साथ एसोसिएट, ये सिंपल क्यूबिक का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसको हम SSC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, तो ये एक डायरेक्ट लैटिस के साथ एसोसिएट होगा और इसी का हम रेसिप्रोकल लैटिस भी ड्रॉ कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग द नॉर्मल टू द पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स, ड्रॉइंग द नॉर्मल टू द पैरेलल एटॉमिक प्लेन। ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है, ये दो लैटिसेस के साथ एसोसिएट है। एक डायरेक्ट लैटिस जो इसके कॉर्नर्स पे कहती है पॉइंट्स का अरेंजमेंट है, और एक किसी भी आर्बिट्रेरी ओरिजिन से आप इसके प्लेन्स पे जो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं इन पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, उस नॉर्मल की एंड पे एक पॉइंट को मार्क कीजिए और ध्यान रखिए कि उस नॉर्मल की लेंथ इंटरप्लेनर स्पेसिंग के एग्जैक्ट रेसिप्रोकल के बराबर होनी चाहिए।
तो यहाँ से आपको एक अरेंजमेंट मिलेगा पॉइंट्स का, जो रेसिप्रोकल स्पेस में पॉइंट्स होंगे, जिसको हम रेसिप्रोकल लैटिस कहेंगे। तो कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, वो दो लैटिसेस के साथ एसोसिएट रहता है, एक डायरेक्ट लैटिस के साथ और दूसरा रेसिप्रोकल लैटिस के साथ। इस बात को आप याद रखेंगे। Thus, every crystal structure is associated with two important lattices, and the first is the direct lattice and second is the reciprocal lattice. Okay, so a crystal structure is a lattice. So a crystal structure is a lattice in a real, this word is in a real or ordinary space. Okay, that is, space is defined by coordinates, whereas a reciprocal lattice is a lattice in which reciprocal space associated with K space or Fourier space. K space or Fourier space. A wave vector K is always drawn in the K space. Okay, तो जब भी डायरेक्ट लैटिस को आपको ड्रॉ करना है तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है। एक्स एक्सिस किधर होगा, वाई एक्सिस किधर होगा, जेड एक्सिस किधर होगा, कितने इंटरसेप्ट्स वहाँ काटे गए होंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, वहाँ से आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। डायरेक्ट लैटिस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। लेकिन जब आपको रेसिप्रोकल लैटिस में किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़े तो आपको जरूरत होती है इस वेव वेक्टर के की, इस वेव वेक्टर के की। Okay, so a wave vector k is always drawn in the k space, and the reciprocal space in which the reciprocal lattice point exists is also known as k space or Fourier space. K space or Fourier space. Okay, the points of the crystal is given by this translational lattice vector T. T for translational is given by M A vector plus N B vector plus P C vector, where M, N and P are integers. तो ये वेक्टर मुझे ट्रांसलेशन वेक्टर देगा। एक लैटिस को मैं किसी दूसरे लैटिस में कैसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ये वेक्टर मुझे बताता है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड। लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस में अगर आपको ट्रांसलेशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़े तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये तो हम जानते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर को तो हम जानते हैं कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3, n की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है 1 2 3, p की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है 1 2 3। तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर कैसा हो जाएगा? 2a + 3b + 4c। तो जो एक पहला ट्रांसलेशन वेक्टर था, वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं? इस वेक्टर की हेल्प से 4a + 5b + 6c। इस तरह से लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से एक लैटिस को किसी दूसरे लैटिस में ट्रांसलेट किया जा सकता है, जहां m, n और p इंटीजर्स हैं। इसी तरह से रेसिप्रोकल लैटिस में लैटिस पॉइंट को एक वेक्टर से डिफाइन किया जाता है, जिसको हम G से डिफाइन करते हैं। सिमिलरली रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स में भी डिफाइंड एट वेक्टर G, जैसे वेक्टर T है वहाँ ट्रांसलेशन वेक्टर, और वो होगा कुछ इस तरह से दैट A* इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, एंड हियर A इज द डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, और जिसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर भी कहते हैं, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर into the direction of x axis, into the direction of y axis, into the direction of z axis. Similarly, here A* is the reciprocal lattice into the direction of x axis, and B* is the reciprocal lattice into the direction of y axis, and C* is the reciprocal lattice into the direction of z axis. So this is the way to define a lattice vector into a reciprocal lattice. This is my equation number 4, where h, k and l again are integers. Okay, so the concept of reciprocal lattice plays a very important role
इन फील्ड ऑफ एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, लैटिस वाइब्रेशन को अगर आपको स्टडी करना हो, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर तक अगर आपको स्टडी करना हो, तो ये जो मेरा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है और रेसिप्रोकल स्पेस है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करनी हो, जैसे हम स्टडी करके आए हैं, इसीलिए तो हमने रेसिप्रोकल लैटिस को इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही थी डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स एंड डिफरेंट इंटरप्लेनरी स्पेसिंग, उसी को तो ओवरकम किया रेसिप्रोकल लैटिस के इंट्रोडक्शन ने, उसी को तो ओवरकम तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को रेसिप्रोकल स्पेस में बहुत अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। लैटिस वाइब्रेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ हम रेसिप्रोकल स्पेस को यूज करेंगे, के स्पेस, फूरियर स्पेस को यूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर ये भी हम आगे के सिलेबस में स्टडी करने वाले हैं, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि हम रेसिप्रोकल स्पेस या फूरियर स्पेस को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। So this is the fundamental benefit behind the introduction of reciprocal space or reciprocal lattices, and these vectors, A star vector, B star vector and C star vector given by these quantities plays an very important role to understand the phenomena or constructions of Brillouin zone के जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं ये। उससे पहले हम इनके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स को स्टडी करेंगे, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के रेसिप्रोकल लैटिस को स्टडी करने वाले हैं, वो हम आगे के लेक्चर में करेंगे। लेकिन ये जो फंडामेंटल वेक्टर्स हैं जिनको हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं टू डिड्यूस द रेसिप्रोकल लैटिस टू एससी, बीसीसी एंड एफसीसी, एंड ऑल्सो टू गेट द इंट्रोडक्शन टू ब्रिलॉइन जोन, ओके, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। सो मीट यू इनटू द next one, and then we will discuss about the reciprocal lattices to simple cubic, face cubics and body centered cubic structures. Okay, so thank you for now.